नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे दिल्ली अध्यादेश के बारे में। और ऐसा इसलिए बात करेंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में बार बार हम देखते हैं कि दिल्ली अध्यादेश में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। और ऐसा क्यों बनी हुई है, उसके पीछे के क्या कारण है और इसका क्या समाधान है, हम उन चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। और संसद में क्या होने वाला है, हम उस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। और ये भारत की राजधानी कब बनी, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1911 में जॉर्ज पंचम के टाइम की बात है। ये ब्रिटिश गवर्नर थे, उनके टाइम में 11 दिसंबर 1911 को यह प्रस्ताव लाया गया था कि दिल्ली को जो है वो भारत की राजधानी बनाया जाना चाहिए। उसके बाद में इस पे काम शुरू हुआ और लॉर्ड इरविन जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल बने तो उनके टाइम में 13 दिसंबर 1931 को जो है वो इसका उद्घाटन भी हुआ और इसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा भी दिया गया। उसके बाद में भारत 1947 में आजाद हुआ और आजाद होने के बाद में अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, समझने की जरूरत है कि दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी होने के साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी, और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वहां पे केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। और उसके बाद में अगर हम मोटे तौर से देखें तो 1991 का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो अधिनियम एक्ट है, अगर हम उसकी नजर डालें तो उसमें ये सीधा सीधा प्रावधान है कि कुछ जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होगी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर, चाहे पुलिस वगैरह की पावर हो, चाहे लैंड वगैरह एक्विजिशन वगैरह इन चीजों की पावर हो, और कुछ चीजें जो होगी वो स्टेट के पास होगी, जो दिल्ली सरकार अभी है उसके पास है। अब 1991 का जो अधिनियम जो है उसके बाद में ये स्थिति बनी हुई थी। अब केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व यहाँ पे दिल्ली जो है वहां पे कौन करता है, वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसकी सारी पावर जो है वो उपराज्यपाल को दी गई है। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे देश में राष्ट्रपति का स्थान होता है वैसे ही दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपना एक ओहदा होता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इसका काम क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। दिल्ली सरकार जो है अगर वो दिल्ली के विकास के लिए या कोई भी अहम फैसले जो लेती है, वो अहम फैसले जो है वो उसको उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लेके जाती है उस सुझाव को, और उसके बाद में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसको राय देता है या उस पर काम करना है नहीं करना, वो चीजें डिसीजन लिया जाता है। खैर हम उसमें भी नहीं जाएंगे। लेकिन 2018 के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने जो है 2021 में फिर इसमें संशोधन किया, और संशोधन में इसमें जो पावर्स जो थी, स्वामित्व जो था, वो ज्यादा पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी। अब यहां पे स्थिति ये बनी कि जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है दिल्ली में, हम शीला दीक्षित के टेन्योर को छोड़ देते हैं क्योंकि शीला दीक्षित के टाइम 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो हम एक बार उस टेन्योर को छोड़ देते हैं क्योंकि वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कांग्रेस का था और गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी। लेकिन उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी अगर हम देखें तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी टकराव की स्थिति नहीं बनी। लेकिन 2014 के बाद में जैसे ही अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है दिल्ली में, एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो है वो टकराव की स्थिति बनी हुई है। और जब इसकी हम बात करते हैं तो 2021 में जब इसमें संशोधन किया गया तो संशोधन में यह किया गया कि जितने भी जो पोस्टिंग के जो पावर्स जो थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई। जितने भी जो अधिकारी लेवल के जो पोस्ट है, उनके जो तबादले हैं, उनकी सबकी पावर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई। अब आम आदमी पार्टी ये चाहती है, दिल्ली सरकार ये चाहती है कि उनकी जो ट्रांसफर की जो पावर है, पोस्टिंग की जो पावर है, वो दिल्ली सरकार के पास में होनी चाहिए। और इसको लेके जो है वो दिल्ली सरकार जो है उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये जो चीजें हैं, पोस्टिंग की पावर और ट्रांसफर की जो पावर है, वो चुनी हुई सरकार के पास में होना चाहिए। और चुनी हुई सरकार जो है वो दिल्ली सरकार है। और जैसे ही ये डिसीजन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, ये पावर्स दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए, तो उसके बाद में हमने देखा कि जल्दी से जल्दी जो है वो डिसीजन लिए गए, कई अफसरों के जो है वो ट्रांसफर भी किए गए। लेकिन अभी इसको ज्यादा टाइम पीरियड नहीं हुआ, ये 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक का पूरा मामला है। 11 जुलाई में 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके बाद ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन उसमें हमने एक चीज और नोट की थी कि ये जो पावर्स, इंटेलिजेंस और विजिलेंस जो ब्यूरो डिपार्टमेंट है, उसमें हमने देखा कि उसका जो मंत्री है वो है सौरभ भारद्वाज, और उसके डिपार्टमेंट से एक वीडियो आता है जिसमें 2 या 3 लोग जो हैं वो विजिलेंस डिपार्टमेंट में वहां जाते हैं, कुछ फाइलें निकालते हैं और फिर उसको वो निकाल के कहीं दूसरे रूम में ले जाते हुए दिखते हैं।
तो यहां पे केंद्र सरकार को लगा कि ये कुछ जो है वो गलत होने जा रहा है, और केंद्र सरकार जो है वो तुरंत एक अध्यादेश लेके आती है 19 जुलाई को। और अध्यादेश में ये जो है, अध्यादेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको रोकने के लिए लेके आती है। अब अध्यादेश क्या होता है हम उसको भी समझ लेते हैं। अध्यादेश जो है वो केंद्र सरकार जो लेके आई है, अध्यादेश का मतलब होता है उसको संसद से, ये केंद्र सरकार की अपनी एक पावर होती है, और उसको 6 महीने के अंदर जो है वो संसद से पास कराना होता है, और उसके बाद में वो कानून बन जाता है। तो यहां पे केंद्र सरकार अध्यादेश लेके आती है, और जैसे ये मानसून सत्र आता है तो ये डिसाइड किया जाता है कि इसी मानसून सत्र में जो है इस अध्यादेश को पास कराना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद में इलेक्शन आ जाएंगे 2024 के, तो अगले सेशन पे जाते ही अगर 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर वो अध्यादेश जो है वो पारित नहीं होता। अब आम आदमी पार्टी की जो है इसी टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की पिछली जो अपना नया जो गठबंधन बना है यूपीए का, हालांकि उसमें यूपीए का ही एक नया नाम दिया है I.N.D.I.A, उसको हम इंडिया तो नहीं कहेंगे लेकिन इंडिया नाम उन्होंने रखा है। अब इंडिया अलायंस में अगर पहली मीटिंग जो पटना की अगर हम देखते हैं, नीतीश कुमार की जब अगुवाई में ये मीटिंग हुई तो अरविंद केजरीवाल भी गए थे आम आदमी पार्टी के उसमें, और साथ में भगवंत मान भी थे, राघव चड्ढा भी थे, इन्होंने वहां पार्टिसिपेट भी किया था। और लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो चले गए थे क्योंकि कुछ मुद्दों में उनके बीच में तकरार भी हुई थी, ये खबरें सामने आ रही थी। और उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने जो है वो कांग्रेस पे जो है वो दबाव बनाना शुरू किया, और कुछ हद तक वो कामयाब भी होती हुई नजर आई, क्योंकि अगली जब मीटिंग हुई तो उससे 2 या 3 दिन पहले कांग्रेस को यह कहना पड़ा कि हम जो है दिल्ली अध्यादेश जो ये केंद्र सरकार लेके आई है इसमें हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे, क्योंकि वो विपक्षी एकता का एक मंच तैयार कर रहे थे। और उसके बाद में ये देखते हुए जो है वो दोबारा से जो मीटिंग हुई बेंगलोर में कांग्रेस की अगुवाई में, क्योंकि नीतीश कुमार को छोड़ के वहां पे सोनिया गांधी भी इन्वॉल्व होती हुई दिखती है। अब बात ये समझ में आ रही है कि जब दिल्ली का अध्यादेश जब अमित शाह ने इसको पेश किया तो आम आदमी पार्टी का जो है अभी एक ही सांसद जो है वो लोकसभा में है, वो भी है लुधियाना से। जब बाई इलेक्शन हुए तो वो जीत के जो है वो लोकसभा में पहुंचे। लेकिन आज की अगर हम संसद की कार्रवाई को देखते हैं तो संसद की जो कार्रवाई है उसमें कांग्रेस, और एक चीज मैं यहां पे और क्लियर करना चाहता हूं कि पिछले 10 दिन से 5 जो है वो विपक्षी जितने भी जो दल है वो एक मणिपुर के मुद्दे को लेकर जो है वो संसद को चलने नहीं दे रहे थे, लेकिन आज संसद जो है वो बिल्कुल शांति से चल रही थी। और लेकिन आज जो स्टैंड ले रही थी वो कांग्रेस पार्टी वो ले रही थी दिल्ली अध्यादेश में, देश के बारे में, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये अध्यादेश जो है वो असंवैधानिक है। और ये बार बार जो है आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी कह रहे हैं कि ये अध्यादेश असंवैधानिक है। लेकिन अब यहां पे समझने की जरूरत यह है कि आम आदमी पार्टी का एक सांसद है, कांग्रेस के वहां पे और भी सांसद है बहुत सारे, और कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर रही है। लेकिन अगर ये अध्यादेश, वैसे अगर हम अंकगणित की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो लोकसभा में बीजेपी जो है या एनडीए जो घटक दल है उनकी ऑलरेडी मेजोरिटी। अब यह अध्यादेश जो है वो लोकसभा से जाएगा राज्यसभा में, इस पे चर्चा होनी है, चर्चा होने के बाद में ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में ये देखना पड़ेगा कि जितने भी जो बाकी के जो दल जो एनडीए और इसका इंडिया जो गठबंधन है उसका पार्ट नहीं है, उनका रुख किस तरफ होगा। तो वहां पे आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि ये अध्यादेश जो है वो राज्यसभा में जो है वो पारित ना हो। अब इसके लिए उनका जो इंडिया गठबंधन है वो भी जोर लगा रहा है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा गौर करें कि अगर ये अध्यादेश जो है केंद्र सरकार लेके आई है तो जितने भी जो बाकी के जो पार्टियां हैं अगर वो इसके सपोर्ट में आ जाती है तो क्या ये आम आदमी पार्टी गठबंधन में रहेगी? क्योंकि अगर हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं पिछले कुछ दिनों से तो हमें नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस गठबंधन का हिस्सा रहेगी। और दूसरा, इलेक्शन होने वाले हैं और अभी इनकी मीटिंग जो थी वो अगस्त में होने वाली थी, वो अभी डेट फाइनल नहीं हुई। तो ये इनकी जो अलायंस की जो मीटिंग है वो कब होनी है और उसके बाद में इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सीटों के बंटवारे को लेके क्या होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो में इस मैटर पे बात कर भी चुका हूं। तो अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अध्यादेश पे चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद में ये पारित होगा और पारित होने के बाद में आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या होगा, वो अलायंस में रहेगी या नहीं रहेगी। अगर वो अलायंस में रहती है तो फिर वो कितनी सीटें राजस्थान में वो चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। और अगर पंजाब की अगर हम बात करें तो फिर मैं दोहराऊंगा कि पंजाब में जो है वो कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर है उनका स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि आला कमान ने तो फैसला ले लिया कि वो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में रहेंगे, उसका समर्थन करेंगे।
लेकिन आम आदमी पार्टी के अभी यहाँ पे एक भी कैंडिडेट उनके पास नहीं है। सारे जो कैंडिडेट है लोकसभा के, जो पिछले चुनाव में जिन्होंने यहाँ पे वो खड़े भी हुए और 8 के आसपास जो है, या हम इसको कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिस कांग्रेस पार्टी के जो है वो 8 जो लोकसभा सांसद है वो पंजाब से आते हैं और वो गद्दावर नेता है। मनीष तिवारी हो गए, रवनीत बिट्टू हो गए। तो क्या अगर 92 सीटों के आधार पे अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका सेट होता है, तो क्या 8 सीटें आम आदमी पार्टी को दी जाएगी या 10 सीटें आम आदमी पार्टी को दी जाएगी, या आम आदमी पार्टी 2 या 3 सीटों पे राजी हो जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर इनके लीडर्स जो हैं उनका फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि फिर एक चीज तो तय है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर कुछ लीडर्स जो है वो बगावत भी करेंगे, दूसरी पार्टियों में भी जाएंगे। अब दूसरा मुद्दा बनता है दिल्ली अध्यादेश के साथ में, वो है मणिपुर हिंसा का। और मणिपुर हिंसा का मैं आपको इस पे पूरा एक एपिसोड बनाने वाला हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफिंग करना चाहूंगा कि मणिपुर हिंसा को लेके विपक्षी दल जो है वो पोस्टर भी लेके जाते थे, संसद में हंगामे भी करते थे, सदन को चलने नहीं देते थे। लेकिन जैसे दिल्ली अध्यादेश पे चर्चा हुई, आज शांत है वो, वहां पे इसके अगेंस्ट जो है वो चर्चा में शामिल भी है। लेकिन इसके पास होने के बाद में अब मणिपुर हिंसा में जो है, वैसे अगर हम देखें तो जितनी भी ये जो चीजें हैं, इसका जवाब जो है वो गृह मंत्रालय का बनता है, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पे जवाब दे। और प्रधानमंत्री जवाब जो है वो 10 तारीख को, 10 अगस्त उनकी एक डेट फाइनल की है लोकसभा के स्पीकर ने। तो 10 तारीख को हमें देखना ये होगा कि इसमें मोदी का जो स्पीच है वो मणिपुर को लेके होगा या फिर ओवरऑल वो अलायंस को लेके होगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। तो दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। फिर से मैं एक नए एपिसोड में आपके सामने हाजिर होऊंगा नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जितने भी आप लोग मेरे जो है दर्शक जो इसको वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और साथ में अगर आपके कोई सजेशंस है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।